आपने टमाटर, प्याज और कई प्रकार की सब्जियों को किसानों के द्वारा सड़क पर फेंकते हुए देखा होगा। किसान ऐसा विरोध के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें इन फल सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और ये सब चीजें पेरिशेबल आइटम में आती हैं। पेरिशेबल का मतलब होता है नाशवान, अर्थात जो वस्तु जल्दी खराब हो या जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है और एक किसान के लिए यह सब करना संभव नहीं है। कई बार तो किसानों को अपनी फल सब्जियों को मिडलमैन को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है, जैसे 1 रुपए किलो में टमाटर, 2 से 3 रुपए किलो में प्याज। कई बार तो ये बात नहीं है, रुपयों में नहीं पैसों में होती है, जैसे 25 पैसे में 1 किलो प्याज। तो फिर इन्हीं सब का रिजल्ट आता है ये सब। लेकिन आपने या मैंने कभी दूधिया को ऐसे दूध गिराते नहीं देखा होगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अरे नहीं, मतलब 1-2 घटनाएं तो हुई हैं, वो भी रेयर ही हैं। और ये घटनाएं किसान और सरकार के बीच हुई है, कभी कर्ज माफी के लिए, कभी किसी और डिमांड के लिए, न कि मिडलमैन या किसी व्यापारी के बीच में। कहने का भाव यह है कि आज का दूध का किसान अच्छी पोजीशन में। मिल्क मैल को इस स्टेज पर पहुंचाने का श्रेय अमूल को जाता है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। बोलो क्या देगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तो पुलाव, असली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. Dr. Kurian's dream and vision for Indian dairy has made India one of the largest producers of milk in the world. अमूल आज के समय में मिल्क से बने प्रोडक्ट की हर तरह की कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है। उसके पास 40 लाख से अधिक किसान है, जो मिल्क के किसान होते हैं वो उसके पास 40 लाख से अधिक है। अमूल इंडिया का लार्जेस्ट FMCG ब्रांड है। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनको शीघ्र से शीघ्र बेचना होता है और लार्ज स्केल में बेचना होता है, जिससे मुनाफा कमाया जाए, और एक दूध भी इनमें से एक है। अमूल का नहीं है, 2022 से 23 में कुल टर्नओवर रहा था 72,000 करोड़ का, जिसे अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करे तो $9 बिलियन का होता है। और अमूल ने 2025 तक अपना एक विजन देखा है, जिसमें ये 1 लाख करोड़ तक का अपना टर्नओवर को नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में अमूल की जर्नी को करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। तो अमूल को समझने से पहले आपको पोल्सन कंपनी को समझना पड़ेगा, क्योंकि दूध प्रोडक्ट के मामले में 1940s के समय में यह एकमात्र अकेली कंपनी थी जो अपने क्षेत्र में अपनी ही मोनोपोली को एंजॉय कर रही थी। 1940 के दशक नहीं, 1940 के साल में, दशक में तो अमूल आ चुकी थी, लेकिन 1940 के साल में आप किसी भी घर में जाओगे तो वहां पर आपको अमूल का नाम नहीं सुनाई देगा, वहां पर पोल्सन का नाम सुनाई देगा। पोल्सन कंपनी की स्थापना एक पारसी युवक ने की थी, जिसका नाम था पेस्तोंजी इडुल्जी दलाल, जिन्होंने अपना कारोबार अपनी बहन से 100 रुपए उधार लेकर किया था। उस समय में 100 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। पेस्तोंजी ने करीब 1888 में, इस दौरान इनकी उम्र मात्र 13 साल हुआ करती थी, इन्होंने सबसे पहले कॉफी ग्राइंडिंग, कॉफी भूनने और पीसने के लिए एक स्टोर खोला था, और इस स्टोर का उस समय किराया 8 रुपए हुआ करता था। यह वो एक हाथ से चलने वाली कॉफी मशीन उन्होंने लगाई थी, जिससे वे कॉफी को पीसा करते थे और फिर कॉफी को ब्राउन पेपर में पैक करके घर घर बेचा करते थे। इस ब्रांड का नाम पोल्सन इसलिए रखा गया क्योंकि इडुल्जी के दोस्त उन्हें प्यार से पोली बुलाते थे, यानी इडुल्जी का नाम निकनेम था पोली। फिर क्या था, इसमें इंग्लिश टच देने के लिए सन्स को ऐड कर दिया गया और बन गया पोलिसन्स। इंग्लिश नाम देना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस समय पर भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हुआ करता था, और दूध और बटर तो लेंगे तो अंग्रेज ही लेंगे, या भारतीय राजा या अमीर वर्ग लेगा, क्योंकि उस समय के हम जैसे लोग तो जो ये दूध होता था ना, उसको तो ऐसे ही फ्री में दे दिया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ इसको दूध को बेचना भी पाप समझा जाता था। पोल्सन्स कंपनी ने शुरुआत में बटर नहीं बेचा था, पहले उन्होंने बेची थी कॉफी। 1900 के दौर में पोल्सन्स फ्रेंच कॉफी नाम से पब्लिश की गई थी। अपनी कॉफी में जो पेस्तोंजी थी ना, वो इसमें फ्रेंच टेस्ट होने का दावा करते थे, यानी कि ये फ्रेंच रेसिपी
ऐड करके ये कॉफी बनाई गई है। जब पेस्टोनजी को पता चला कि अंग्रेजों को बटर की कमी है तो उन्होंने बटर बनाना शुरू किया। इन्होंने अपनी डेयरी स्थापित करी खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में, और इनको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में खूब तरक्की हुई। इसी से इनका बटर इतना ज्यादा फेमस हुआ अंग्रेजों के बीच में। यहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। खेड़ा को इंग्लिश में कायरा भी कहा जाता है, तो आपको कई लोग नहीं इसको खेड़ा को कायरा भी कहते सुनाई देंगे, पर हम इसको खेड़ा ही प्रोनाउंस करेंगे। और खेड़ा किस लिए फेमस था? खेड़ा था महात्मा गांधी की वजह से फेमस। मार्च 1918 में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह आंदोलन करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उस समय नहीं गुजरात के किसानों की फसलों में नहीं है सूखा फैल गया था और सारी फसल बेकार हो गई थी, और किसानों ने यहाँ पर टैक्स को माफ भी नहीं किया था, बल्कि टैक्स को बढ़ोतरी यानी कि उसको दुगना कर दिया था। और यहाँ के लोगों में नहीं है भूखमरी, फ्लैग, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियां भी फैल गई थी। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था, और वो सत्याग्रह फेमस हुआ था और सक्सेसफुल भी हुआ था। सक्सेसफुल क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ कर दिया था और उन्हें बहुत सारी रियायतें भी दी थी। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, पोल्सन कंपनी के ऊपर। पोल्सन कंपनी ने बटर बनाना शुरू कर दिया था और उनके प्रोडक्शन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी थी, क्योंकि 1945 में तो कंपनी ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया था जो कि था 3 मिलियन पाउंड का। इस समय तक पोल्सन का बटर घर घर पहुंच चुका था। वो इतना फेमस हो चुका था कि वो बटर का पर्यायवाची पोल्सन बन गया था, और बच्चे अपनी माँ को कहते थे कि मेरी रोटी और बटर पर पोल्सन लगा दीजिए। और कश्मीर में तो इसके नाम की कहावत भी बन गई थी। वहां पर लोग चापलूसी करने को पोल्सन लगाना कहने लगे थे। तो अब तो आपको पता ही चल चुका होगा पोल्सन का क्रेज कितना रहा था अपने टाइम में। पोल्सन की अच्छी बिक्री होने की वजह थी उसकी मार्केटिंग पॉलिसी। वो अपनी मार्केट पॉलिसी में नहीं है द पोल्सन गर्ल का यूज करती थी। जो पोल्सन गर्ल थी ना, वो एक इंग्लिश बच्ची थी, क्योंकि उसको एक इंग्लिश बच्ची की तरह पोर्ट्रेट किया गया था, और उस बच्चे का इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों के बच्चे से मिलता जुलता होना, इसका कारण तो आप भली बात ही समझ गए होंगे, क्योंकि उस समय पर अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में था। और जो इंग्लिश बच्ची थी वो सफेद और नीले कलर की धारीदार ड्रेस पहने हुए थी, जो कि कोमलता व मधुरता का प्रतीक थी, जैसे कि मक्खन होता है। पोल्सन ने अपने लोकल ग्राहकों पर भी कंट्रोल जमाने की कोशिश की। वो अपने प्रोडक्ट पर फ्री गिफ्ट कूपन देने लगा, जिससे लोग इकट्ठा करके अगर पोल्सन को वापस लौटाते थे तो वो उनको फ्री मिक्सर और टोस्टर भी दिया करता था। साल 1945 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने बॉम्बे मिल्क स्कीम लॉन्च की, जिसमें खेड़ा जिला से दूध इकट्ठा करके लगभग 400 किलोमीटर दूर बम्बई में लेके जाना था। पहले बम्बई एक स्टेट हुआ करता था जो कुछ इस प्रकार का दिखा करता था, जिसमें आज का पूरा गुजरात और महाराष्ट्र प्रांत आते थे। और रही दूध को ट्रांसपोर्ट करके ले जाने की बात, तो ये काम मिला पोल्सन कंपनी को, और उसी को दिया जाना था, क्योंकि उस टाइम पे उसका प्रभुत्व जाहिर सी तौर सभी कंपनियों से ज्यादा था। यहीं से जहां खेड़ा के किसानों की हालात सुधरने चाहिए थे, बल्कि पोल्सन कंपनी तो जो दूध थी ना वो मिडलमैन से लेती थी, और जो मिडलमैन थे वो किसानों तक पैसा पहुंचने नहीं देते थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय की दयनीय बनी हुई। उनकी स्थिति में इस स्कीम से कोई सुधार नहीं आया, और यही किसानों की दयनीय स्थिति भविष्य में अमूल को जन्म देती है। तंग एवं शोषित हुए किसान त्रिभुवनदास पटेल की अध्यक्षता में उस समय के जाने माने नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, और पटेल जी किसानों को अपनी कोऑपरेटिव बनाने की सलाह देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप संगठित रहना, क्योंकि एकता में ही बल है। और मुझे तो लगता है यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को वो गरीब किसान वाली स्टोरी जरूर सुनाई होगी, एकता में बल वाली, जिसमें वो अपने बेटे को एक एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं इसे तोड़ो। वे उसको इजीली तोड़ पाते हैं, लेकिन जब वो एक लकड़ी का गट्ठर उन्हें देते हैं तो वो उसको नहीं तोड़ पाते। तो यही मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यूनिटी में बल है, एकता में बल है। पटेल ने साथ ही किसानों को कहा कि आप अपना खुद का पेस्चराइज प्लांट लगाइए। पेस्चराइज प्लांट को कुछ इस प्रकार समझे, जैसे दूध को 100 डिग्री से कुछ नीचे गर्म करके उसको एकदम से 4 से 5 डिग्री तक ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, जिससे दूध के अंदर के सारे हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर अंग्रेज आपके कोऑपरेटिव बनाने की बात न माने तो सभी किसान एक साथ स्ट्राइक पर चले जाना। ध्यान रहे खेड़ा का कोई भी किसान दूध न बेचे। इससे आपको शुरुआत में लॉस जरूर होगा, किंतु एट द एंड रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। और पटेल ने अपने विश्वासु पात्र यानी उनके डिप्टी मोरारजी देसाई को किसानों के साथ खेड़ा में भेज दिया दिशा निर्देश हेतु, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंग्रेजों ने किसानों की बात नहीं मानी। किसानों ने कहा था कि आप हमसे डायरेक्ट दूध खरीदो। फिर क्या था, किसानों को तो पता ही था उन्हें क्या करना है। पटेल जी से दिशा निर्देश जो मिले थे
कायरा के सभी किसान मिल्क स्ट्राइक पर चले जाते हैं और वो एक बूंद भी दूध की नहीं बेचते, जिससे बॉम्बे मिल्क स्कीम बुरे तरीके से कोलैप्स कर जाती है। फिर अंत में अंग्रेज कमिश्नर बॉम्बे से आता है, यानी उस समय जो दूध का जो उनका ऑफिसर रहा होगा वो बॉम्बे से आता है और किसानों की सारी बात को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है। और हाँ, ये गरीब किसानों के लिए उनकी पहली जीत थी। मुझे लगता है उनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। ओके, जोक्स पार्ट को करते हैं एक तरफ और अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ से कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हो चुकी थी। जून 1946 में 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े थे, जिसे दिसंबर 1946 में अंग्रेजों द्वारा रजिस्टर कर लिया गया था। समय के साथ देश आज़ाद हुआ और इन्हें भी इकोनॉमिक फ्रीडम मिली, समय के साथ प्रगति भी मिली। जून 1948 में इन्होंने अपना पेस्चराइज प्लांट भी खोल लिया। त्रिभुवनदास ने ये इंश्योर किया कि कोऑपरेटिव में किसी भी धर्म का नहीं देखा जाएगा, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और 1 पर्सन 1 वोट का फॉर्मूला यूज होगा। मतलब कि कोऑपरेटिव के लिए कोई गरीब नहीं और कोई अमीर नहीं, सबका हक एक बराबर होगा। कोऑपरेटिव गांधी जी के सोशलिज्म की थ्योरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ लेकर चल रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रामीण स्तर पर सरपंच का चुनाव होना भी गांधी जी की ही सोच थी। गांधी जी देश की पॉलिटिकल पावर लोकल व्यक्ति को ही देना चाहते थे, इसलिए ग्रामीण स्तर के चुनाव आयोजित होने लगे थे। चलो वापिस आते हैं। कोऑपरेटिव के अंदर 3 लेवल स्ट्रक्चर बनाया गया था, यानी कि बॉटम टू अप का स्ट्रक्चर बनाया गया था। सबसे निचले स्तर पर आते हैं विलेज डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंबर यूनियन, और उसके बाद आता है स्टेट लेवल पर स्टेट फेडरेशन। और विलेज डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 18,600 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें कुल 36 से 40 लाख लगभग 40 लाख किसान काम करते हैं। फिर आता है मेंबर यूनियन, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 18 मेंबर यूनियन है। फिर आता है स्टेट फेडरेशन जो बड़े लेवल पर होती है। कुछ इसी प्रकार से ये बटा हुआ अमूल का स्ट्रक्चर। लेकिन ये तो अब की बात है, पहले क्या होता था शुरुआत में मात्र 247 लीटर का प्रोडक्शन था, जो कि 1948 के एंड तक 5000 लीटर तक पहुंच गया था। शुरुआत में केवल 432 किसानों के साथ 2 विलेज ही इसमें शामिल थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अमूल ने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए लगातार चेंजमेंट किए। अमूल ने नएपन को अपनाने में कभी परहेज नहीं किया। अमूल ने किसानों से डायरेक्ट दूध लिया, बल्कि यूं कहूं कि ये कंपनी ही किसानों की थी। अमूल ने किसानों से दिन में 2 बार दूध कलेक्ट किया है और वहीं साथ किसानों की दूध की चिकनाई को मशीनों से चेक करवाकर उसी के हिसाब से दूध के पैसे देने शुरू किए। यहाँ उचित दूरी पर लोकल मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाए गए। अब अमूल के सामने हाईटेक बनने के पीछे का कारण था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जी हाँ, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब इतना बड़ा टाइटल मिला है तो काम भी इतना बड़ा ही किया होगा। इन्हें ही व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। तो चलिए अब इनके जीवन को भी थोड़ा हाथ जान लेते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में केरल के कोझिकोड की क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। इन्हीं की बर्थ डेट पर नेशनल मिल्क डे 2014 से बनाया जाने लगा। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 2012 को 90 साल की आयु में हुई थी। कुरियन के अंकल जी का नाम मिस्टर जॉन मथाई है, जो कि भारत के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। कुरियन ने 1940 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से की। फिर इसके बाद बैचलर डिग्री हासिल की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्वेंडे इन 1943। फिर इनको जाना तो आर्मी में ये इंजीनियरिंग के भर्ती मतलब इंजीनियरिंग के तौर पर भर्ती होना चाहते थे, किंतु इन्होंने ज्वाइन किया था टाटा स्टील में जमशेदपुर में जाकर। फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सरकारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यूअर ने इनसे एक सवाल पूछा कि व्हाट इज पेस्चराइजेशन। तो कुरियन ने जवाब दिया कि इसका रिलेशन है कुछ दूध को गर्म करने से रिलेटेड। एट द एंड कुरियन की स्कॉलरशिप लग भी गई और वो भी डेयरी के सेक्टर में। और तो कुरियन ने 9 महीने तक इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बेंगलुरु में पढ़ाई की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए इनको अमेरिका भेजा गया और इनका एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। यहाँ मास्टर डिग्री हासिल की मेटलर्जिकल एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। लेकिन एक मिनट, वर्गीज कुरियन की स्कॉलरशिप तो डेयरी में लगी थी ना, तो फिर ये न्यूक्लियर की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। इसको आप थोड़ा बहुत चीटिंग बोल सकते हो। फिर कुरियन ऑस्ट्रेलिया गए डेयरी के गुण सीखने के लिए और यहीं से तो अमूल बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण सीखेंगे ये। हालांकि कुरियन का कोई खास मन नहीं था डेयरी में, फिर भी उन्होंने भारत सरकार से बॉन्ड कर रखा था
कि वो भारत सरकार के लिए काम करेंगे। तो फिर क्या था, भारत सरकार ने उनसे कहा कि अब कुछ काम करके दिखाओ हमारे लिए, और साथ ही कहा मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ना भूल ना जाना। तो भारत सरकार ने मई 1949 में कुरियन को 350 रुपए की सैलरी पर डेयरी डिवीजन का ऑफिसर बनाकर गुजरात के आनंद शहर में भेज दिया। और ये कोइंसिडेंट की बात है कि जिस बिल्डिंग में ये काम कर रहे थे ना, वो शेयर बिल्डिंग थी खेड़ा जिला की सहकारी दूध लिमिटेड कंपनी के साथ। यहीं वो त्रिभुवनदास पटेल जी से भी मिलते हैं, और यहाँ वो त्रिभुवनदास जी की मेहनत और उन मेहनत से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अक्सर त्रिभुवनदास जी डॉक्टर वर्गीज कुरियन से नहीं है, बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करवाते थे, जिससे कुरियन काफ़ी बार चिढ़ भी जाते थे। और कुरियन ही पटेल जी को एक सलाह भी देते हैं कि आप एक नया प्लांट क्यों नहीं ले लेते हैं, और त्रिभुवनदास जी उनकी बात को मानते भी हैं, और वो लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी का प्लांट खरीद भी लेते हैं। यहाँ आपको बता दूं, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी LT कंपनी ने हमारे प्यारे राम मंदिर को बनाया है। और अगर आप राम मंदिर की हिस्ट्री को जानना चाहते हो, उसकी संपूर्ण हिस्ट्री को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और मेरे चैनल पर भी विजिट करिएगा, आपको ये वीडियो वहां पर भी मिल जाएगी। साल 1953 तक दूध की मात्रा काफी ज्यादा होने लगी थी, और सर्दियों में तो दूध और भी ज्यादा मात्रा में होने लगा था। बॉम्बे मिल्क स्कीम इतना अधिक मात्रा में दूध नहीं पचा सकती थी, तो कोऑपरेटिव ने दूध से नए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। उन्होंने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की सोची, पर पूरी दुनिया इस काम को करना जानती ही नहीं थी, क्योंकि ये पहले किसी ने किया नहीं था भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाना। काऊ के दूध से तो मिल्क पाउडर बनाना पॉसिबल था, लेकिन भैंस के दूध से नहीं। इसके लिए एक नए इन्वेंशन की जरूरत थी, और जो नया इन्वेंशन दिया भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दोस्त हरिचंद मेघानी। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे वाले दिन उस समय का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया, जो इस कैटेगरी का पहला भी था, जो भैंस के दूध से पाउडर बनाता था। इसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर पर डे की थी। इस दिन चीफ गेस्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी फेमस फोटो में आप साथ में इंदिरा गांधी को भी देख रहे हो। अब कोऑपरेटिव ने फैसला ले ही लिया था कि वे मिल्क से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, मिल्क से ही रिलेटेड। तो इस कोऑपरेशन को अब एक नाम देने की भी जरूरत थी, और 1957 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के केमिस्ट ने एक नाम सजेस्ट किया, अमूल। अमूल की फुल फॉर्म भी है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और अमूल का जो संस्कृत में मतलब होता है अमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है कीमती वस्तु, यानी कि ये वर्ड संस्कृत से भी मैच होता है, संस्कृत से भी लिया गया था, और अमूल की फुल फॉर्म भी फिट बैठ रही। अमूल ने भी अपना बटर बनाना शुरू किया और उसको मार्केट में उतारा, लेकिन शुरुआत में वो इतना कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि पोल्सन का बटर पहले ही मार्केट में था, और किसी की मोनोपोली खत्म करने में कुछ टाइम तो लगता ही है। और वैसे भी पोल्सन का जो बटर था वो काऊ से बनता था, जबकि अमूल का बटर बफेलो से मिलता था। और पोल्सन का बटर का रंग भी येलो था, जिससे कि लोग ज्यादातर उससे घुल मिल चुके थे। पोल्सन जो अपना बटर था ना, वो बासी क्रीम से बनाता था, और वो अपने बटर में नहीं बहुत ज्यादा नमक ऐड करता था, और वो अपने बटर को साथ की साथ ताजा का ताजा मार्केट में नहीं उतारता था, उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर रखता था, जिससे उसमें अपना लैक्टिक एसिड अपना काम दिखा पाए, और दूध जो बटर है ना उसमें वो खट्टापन आ। अमूल ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि अमूल को पोल्सन के बटर से कंपटीशन तो करना ही था। उसने अपने जो उसका व्हाइट बटर होता था उसमें कलर ऐड करके उसको येलो बना दिया, और अपने बटर में भी वो नमक ऐड करने लगा, और उसको कुछ दिनों बाद ही मार्केट में उतारने लगा, जिससे अमूल का जो बटर है ना उसका भी टेस्ट नमकीन जैसा आने लगा। जैसे आज भी आप खाते होगे तो अमूल का टेस्ट पहले की जैसा अब भी वैसा ही है। हालांकि इससे डॉक्टर वर्गीज कुरियन खुश नहीं थे, लेकिन अमूल ने इसके जरिए मार्केट पे कैप्चर कर लिया, और धीरे धीरे वो पोल्सन से आगे आ गया। हालांकि मैं समझता हूँ बाद में वर्गीज कुरियन समझ गए होंगे, क्योंकि मार्केट में कस्टमर टेस्ट सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है, और अमल की सक्सेस स्टोरी के पीछे राज था उसकी मार्केटिंग पॉलिसी, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट करता है। जैसे पोल्सन ने द पोल्सन गर्ल बनाई थी ना, वैसे ही अमूल ने अपनी द अमूल गर्ल बनाई। द अमूल गर्ल बनाई थी 1966 में सिल्वेस्टर डा कूना ने। द अमूल गर्ल का नहीं है, वर्ल्ड गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है, क्योंकि उसका नहीं है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रनिंग आउटडोर कैंपेन। आपने ये नहीं सोचा कि अब इतने लंबे समय से अब तक अमूल ने मार्केट को कैप्चर कर रखा, तो कैसे? तो उसके पीछे का एक कारण है कि अमूल अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में समय समय पर चेंज करता है। वो भारत में वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर अपनी एड पोस्टर होर्डिंग लगाता रहता है, जिससे कि जो हम पब्लिक है ना
अमूल के प्रति उसके प्रति दिल लगा रहता है, क्योंकि हम उससे बोर नहीं होते कभी। अमूल की फैक्ट्रियां भी बहुत ही विकसित और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अमूल की सक्सेस में सरकार का भी बहुत अधिक हाथ रहा है। जब अमूल तरक्की कर रहा था तो नेहरू सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि डेयरी उद्योग केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए खुले रहेंगे। तो पोल्सन को बड़ा झटका लगा और उसको अपने प्रोडक्ट थे ना, वो दूसरी कैटेगरी में लेके जाने पड़े। शास्त्री जी ने जब यहाँ आए थे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी भी जब यहाँ पर घूमने आए थे, तो उन्हें कुरियन से कहा था कि हम इस मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। और इसी कारण से 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद में बनाया गया। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है 1969 से 70 के बीच में। इसका परिणाम ये रहा कि भारत जहां पहले दूध की कमी से जूझ रहा था, वो अब इतना अधिक दूध प्रोड्यूस करने लगा था कि दूध को बाहर भेजा जाने लगा, यानी दूसरे देशों में भी सप्लाई किया, और अमेरिका को भी हमने पछाड़ दिया। और जब गुजरात में ही छोटे छोटे कोऑपरेटिव उठने लग गए थे ना, तो इन्होंने आपस में कंपटीशन करने की बजाय नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, एक दूसरे में मर्ज हो गए और एक बैनर के नीचे आ गए। 1973 में इन्होंने स्थापना की गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, और एक साझा नाम लिया अमूल का। और इस कंपनी को आज तक भी शेयर मार्केट में पब्लिश नहीं किया गया है, और आज ये कंपनी RSOD के अंदर, यानी उनके मार्गदर्शन के अंदर काम कर रही है। और RSOD ने काफी अधिक समय तक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ भी काम किया है। अमूल की सक्सेस का सबसे जरूरी भाग है उसके किसान। वो अपने किसानों को अपना परिवार मानता है। अगर अमूल 1 रुपया कमाता ना, तो 80 पैसे वो किसानों को वापस लगाता है, उन्हीं पर इन्वेस्ट करता है, और 20 पैसे से वो अपनी कंपनी के खर्च निकालता है, जैसे मिल्क प्रोक्योरमेंट, मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क पैकेजिंग। वो किसानों को अपने परिवार की तरह तो रखता है, उनकी देखभाल भी करता है, उनके इलाज भी करता है, उनके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप चला रखी है, उन्हें फ्री भी पढ़ाता है, उनके लिए काफ़ी सारी, उनके बेनिफिट में काफ़ी सारी योजनाएं अमूल ने चला रखी। ऐसे ही नहीं, 36 से 40 लाख किसानों का मसीहा बना जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ लीग से आगे हटकर कुछ काम तो करना ही पड़ता है, जो अमूल ने बखूबी किया भी है, और वो उसका रिजल्ट आज हम सब के सामने भी है। अगर आपको भी किसानों का स्ट्रगल, उस समय के किसानों का स्ट्रगल देखना है, तो मंथन मूवी को जरूर देखिए, जो कि अमूल के यूट्यूब चैनल पर भी फ्री में मौजूद है। इस फिल्म की लागत का लगभग आधा तो उस समय के किसानों ने मंथन मूवी के लिए डोनेट कर दिया था। इसमें अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े एक्टरों ने भी काम किया है। 1 रुपये 25 पैसे। क्या कर रहा है यार? तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।